हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ क्लास 10th का एक नया विषय। इस विषय का नाम है इतिहास और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास का पहला चैप्टर। पहला चैप्टर जो है इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक दोस्तों, समझ गए यहाँ तक? क्या पढ़ने वाले हैं आज? इतिहास विषय पढ़ने वाले हैं। इस विषय का पहला चैप्टर जो है यूरोप में राष्ट्रवाद है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जमकर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। तो बने रहिएगा अंत तक इस सेशन के साथ। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आनंद उठाते हैं एक एक क्वेश्चन का। ठीक दोस्तों, चलिए आप लोगों को घबराना नहीं है, मैं हर प्रश्न का आंसर आपको बताते जाऊंगा और आप लोग जो है बिल्कुल ही शानदार तरीके से विनम्र भाव से जो है एक एक क्वेश्चन का आंसर समझने की कोशिश कीजिएगा और साथ ही साथ कॉपी में लिखते चलिएगा और याद भी करते चलिएगा। ठीक दोस्तों, आपका एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो एक साल भी पूछा हुआ नहीं। आपका क्वेश्चन जो है किसी न किसी साल पूछा हुआ ही है। मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आ गया हूं। चलिए शुरू करते हैं, बने रहिएगा अंत तक। चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ऑप्शन है मेटरनिख ने, नेपोलियन ने, लेनिन ने या फिर कार्ल मार्क्स ने। दोस्तों क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है 2022 में जो है एक बार पूछा हुआ है। ठीक, क्वेश्चन कब पूछा गया है यह क्वेश्चन कि वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? यह क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा हुआ है। तो आपको बता दें वियना सम्मेलन की जो मेजबानी की थी वह मेटरनिख ने की थी। किसने की थी? मेटरनिख ने की थी। आशा करता हूं कि याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? यह क्वेश्चन आपको जो है 2023 यानी कि इस बार ही पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। ठीक ना, और सावधानी पूर्वक अपने पढ़ाई को जारी रखिए और बताइए कि किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? क्योटो सम्मेलन में या फिर वियना सम्मेलन में या फिर रियो डी जेनेरो सम्मेलन में या फिर लॉसने सम्मेलन में? तो चलो दोस्तों आपको बता दें जर्मनी का क्षतिपूर्ति राशि जो कम कर दिया गया था वह किस सम्मेलन में किया गया था? तो लॉसने सम्मेलन में जर्मनी का क्षतिपूर्ति राशि कम कर दिया गया था। ठीक दोस्तों, यानी कि 2 नंबर का आंसर हो जाएगा, घ नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ठीक, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए तीसरा नंबर का क्वेश्चन है कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? क्वेश्चन जो है आपका 2023 में यानी कि इस बार ही बहुत ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। आप लोग जो है उसी शानदार तरीके से पढ़ाई को जारी रखिए और एक एक क्वेश्चन को याद करते चलिए, कॉपी में लिखिए। ठीक, चलिए बताइए कि अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अब्राहम लिंकन ने या फिर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने या फिर बराक ओबामा ने या फिर निक्सन ने? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें अमेरिका में न्यू डील जो लागू की वह है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक, यानी कि 3 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा, ख नंबर हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। याद हो गया क्या नाम था न्यू डील को लागू करने वाले का? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि हिगेल एक आदमी का नाम है, किस देश का दार्शनिक था? हिगेल किस देश का दार्शनिक था? क्वेश्चन 2023 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। आप लोग जो है सतर्क हो जाइए, हाई अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए। ठीक, और बताइए कि हिगेल किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, इटली, जर्मनी या फिर ऑस्ट्रिया? तो चलिए दोस्तों आपको तो बता दें कि हिगेल जो था जर्मनी का दार्शनिक था। कहाँ का था दार्शनिक? जर्मनी का दार्शनिक था। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? यह क्वेश्चन जो है आपका 2023 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से और गजब के तरीके से पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्य को पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्रों को पुनर्स्थापित करना या फिर राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें इसका जो आंसर हो जाएगा राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना। क्या चीज के लिए? वियना सम्मेलन का जो है वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य यही था
कि वह राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना चाहता था। ठीक, यह क्वेश्चन जो है आपका 2023 में, यानी कि इस साल ही बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ, इसलिए आप लोग हाईलाइट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से जो अपना पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल ही गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह कह रहा है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? रोम का, चीन का, यूनान का या फिर मिस्र का? ठीक, तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, सिकंदर जो निवासी था वह था आपका यूनान का। कहाँ का था? यूनान का था सिकंदर सिकंदर। ठीक, चलिए आपका जो यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था, यह क्वेश्चन 2023 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग हाईलाइट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और फटाफट से याद भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 7 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में या फिर 1804 ईस्वी में या फिर 1871 ईस्वी में या फिर 1817 ईस्वी में? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वह 1789 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपको 2023 में पूछा हुआ है। ठीक, इसलिए हाईलाइट हो जाइए, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। चलिए दोस्तों समझ गए यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 8 नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्रीय जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इटली, जर्मनी, रूस या फिर ग्रेट ब्रिटेन? क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपका 2023 में पूछा हुआ है। ठीक, इसलिए सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और बिल्कुल ही अपने तरीके से स्टडी को जारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्रीय जेना विद्यालय जो है वह जर्मनी में स्थित है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 9 नंबर का क्वेश्चन है कि कोथुस का संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रिया, यूनान, पोलैंड या फिर हंगरी? तो दोस्तों 9 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका 2023 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि कोथुस का संबंध किससे है? तो कोथुस का जो संबंध है वह हंगरी से है, हंगरी देश का नाम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या फिर पश्चिमी एशिया? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, इटली और जर्मनी वर्तमान के किस देश में आते हैं? तो आपको बता दें, यह जो आते हैं आपका यूरोप में आते हैं। किस महादेश में आते हैं? यूरोप महादेश में आते हैं। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? यह क्वेश्चन जो है आपका 2014 में पूछा हुआ है, बिल्कुल ही गजब के तरीके से। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? हैप्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश या फिर जार शाही वंश? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, किस वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी फ्रांस में? तो बुर्बो वंश का स्थापना की गई थी। कहाँ पे? फ्रांस में। किसके द्वारा? किसके द्वारा? तो वियना कांग्रेस के द्वारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 12 नंबर का क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? क्वेश्चन 2023 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है, यानी कि इस बार ही पूछा है, इसलिए आप लोग मिस नहीं कीजिएगा और शानदार तरीके से अपने स्टडी को जारी रखिएगा। किसी भी कारणवश अपने पढ़ाई को जो है बाधित नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि आप पर भी किसी का भरोसा है, आपके माता पिता का भरोसा है। ठीक ना? चलिए आप बताइए, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो था वह कार्बोनरी संगठन से था। मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या फिर पर्सा? दोस्तों क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका 2021 में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग याद ही कर लीजिए क्वेश्चन को, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक ना? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो यह ऑस्ट्रिया था। इसके विरुद्ध में कौन था? ऑस्ट्रिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर एमुनियल के किस पद पर नियुक्त किया?
किसको? काउंट काबूर को। विक्टर एमेनुएल ने, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर गृह मंत्री। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें किस पद पर जो है इसको नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किसको? काउंट काबूर को। किसने किया था? विक्टर इमैनुएल ने किया था। ठीक, चलिए दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपका 2020-2022 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, मिस नहीं करना है। आप कैसे भूल सकते हैं यार, देखिए दो मर्तबा एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक ना, मिस नहीं कर सकते हैं। चलिए शानदार तरीके से पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और बहुत ही जो महान क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन यह है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? क्वेश्चन पे थोड़ा नजर एक बार दोहराइएगा। 2012, 2014, 2019 तीन बार यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो आप लोग सभी जानते हैं कि गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। ठीक, समझिए यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिल्कुल ही पावरफुल क्वेश्चन आ गया आपके सामने उभर के कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ओ माय गॉड दोस्तों, यार देखिए 2014, 2016, 2022, 2023, देखिए कितना ही गजब का क्वेश्चन है, कितना लकी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन क्या है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, या फिर नेपोलियन बोनापार्ट, या फिर नेपोलियन तृतीय, या फिर बिस्मार्क ने? तो चलो दोस्तों आपको बता दें जर्मन राइन राज्य का जो स्थापना किया था वह नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। और यह क्वेश्चन बहुत ही पावरफुल है क्योंकि क्वेश्चन जो है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बिल्कुल चार मर्तबा एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 17 नंबर का क्वेश्चन है। जालवेरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी, या फिर विद्वानों की संस्था थी, या फिर पादरी एवं सामंतों की संस्था थी? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा क्योंकि क्वेश्चन जो आपका 2022 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें जालवेरिन जो आपकी संस्था थी वह व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 18 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? किसकी नीति का? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? दोस्तों बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा देखिए 2011, 2017, 2020, 2023। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कितना पावरफुल क्वेश्चन है, चार मर्तबा एग्जाम में पूछा हुआ है। और बताइए रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो किसने किया? बिस्मार्क ने किया। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 19 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? क्वेश्चन क्या है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही पावरफुल है। क्वेश्चन 2020, 2021 और 2022 में बहुत ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग हाईलाइट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और फटाफट से बताइए कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1664 ईस्वी, या फिर 1866 ईस्वी, या फिर 1870 ईस्वी, या फिर 1871 ईस्वी? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वह आपका हुआ था 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक, समझ गया तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 20 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? क्या है क्वेश्चन? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, या फिर इंग्लैंड? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें वह यूनान के लिए है। यूनान के लिए जो है साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक, समझ गए? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 21 नंबर का क्वेश्चन है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1820, 1821, 1822, या फिर 1823? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें नेपल्स की जो क्रांति हुई थी वह 1821 ईस्वी में हुई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 22 नंबर का क्वेश्चन है चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? क्या है? चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? सॉरी दोस्तों, चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था नहीं बल्कि कहां हुआ था? फ्रांस में हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था, हंगरी में हुआ था, या फिर इंग्लैंड में हुआ था? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें चार्टिस्ट का जो आंदोलन हुआ था वह इंग्लैंड में हुआ था। कहां हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 23 नंबर का क्वेश्चन है कि यूनान को एक राष्ट्र
एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? कब किया गया? 1836 ईस्वी, 1832 ईस्वी, 1842 ईस्वी या फिर 1830 ईस्वी? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, यूनान को जो है स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1932 ईस्वी में। कब किया गया था? 1932 ईस्वी में यूनान को जो है राष्ट्रीय संघ घोषित किया गया था। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 24 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, क्या कर रहा है आप लोगों को कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? हिगेल ने की, अंडर ने की, या फिर हिमोल्ट ने की, या फिर जैकब ग्रीम ने की? तो चलो दोस्तों आपको बता दें, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की जो व्याख्या की है वह हिगेल ने की है। किसने की है? हिगेल ने की है। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 25 नंबर का क्वेश्चन है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? क्या है? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई? 1828 में, या फिर 1829 में, या फिर 1930 में, या फिर 1931 में? तो चले दोस्तों, एड्रियानोपुल की जो संधि हुई वह 1829 ईस्वी में हुई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 26 नंबर का क्वेश्चन है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? तो किसके किसके बीच हुई थी दोस्तों? तो आपको बता दें, एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी वह हुई थी तुर्की और रूस के बीच। इसके किसके बीच हुई थी? तुर्की और रूस के बीच हुई थी। दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि क्वेश्चन 2022 में एक बार पूछा हुआ है, बिल्कुल ही गजब के तरीके से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 27 नंबर का क्वेश्चन है कि सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ? क्या है क्वेश्चन कि सेडान का युद्ध जो है किनके बीच हुआ? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच, या फिर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, या फिर फ्रांस और पर्सा के बीच, या फिर पर्सा और रूस के बीच? तो चलिए आपको बता दें, सेडान का जो युद्ध हुआ था वह फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 28 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? फ्रांस पर, ऑस्ट्रिया पर, ब्रिटेन पर, या फिर तुर्की पर? तो चलिए आपको बता दें, किस देश पर हंगरी का पूर्ण अधिकार था? तो ऑस्ट्रिया पर जो था पूर्ण अधिकार था। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 29 नंबर का क्वेश्चन है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने, या फिर फ्रांस ने? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, पोलैंड के विद्रोह को जो है किसने कुचल दिया? तो रूस ने कुचल दिया था। किसने कुचल दिया था दोस्तों? रूस ने कुचल दिया था। आप लोग जानते हैं कि सबसे पावरफुल देश है अभी रूस। ठीक, उसके बाद जो है अमेरिका वगैरह सब आता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये 30 नंबर का क्वेश्चन है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहां हुआ था? सेडान, या फिर सेडेवा, या फिर साइडन, या फिर फ्रैंकफर्ट? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि सन 1970 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वह कहां हुआ था? सो तो सेडान में हुआ था। कहां हुआ था? सेडान में हुआ था। दोस्तों इस क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन जो है आपका 2015 में पूछा हुआ है। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 31 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण रूप से पूरा हो गया? क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। क्रीमिया युद्ध के बाद जो है एकीकरण पूरा हुआ, या फिर सेडोवा युद्ध के बाद, या फिर पर्सा डेनमार्क के युद्ध के बाद, या फिर सेडान का युद्ध के बाद? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो? तो सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था। यह क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग हाईलाइट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 32 नंबर का क्वेश्चन है। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी, गैरीबाल्डी, विक्टर इमानुएल, या फिर मुसोलिनी? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही पावरफुल है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन पे जरा गौर फरमाइएगा। आपका क्वेश्चन जो 2019 और 2022 में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग हाईलाइट हो जाइए, सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से आप लोग बताइए कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक था मेजनी। कौन था? मेजनी था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 33 नंबर का क्वेश्चन है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 2019 और 2022 में बिल्कुल ही शानदार ढंग से पूछा हुआ है आप लोगों को, इसलिए हाईलाइट हो जाइए और सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए और बिल्कुल ही गजब के तरीके से आप जो है आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। यह कहावत नहीं है,
कि जब यूरोप जब छींकता है तो तुर्की को सर्दी और जुकाम हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी, या फिर 1818 ईस्वी, या फिर 1820 ईस्वी, या फिर 1848 ईस्वी। दोस्तों यह क्वेश्चन जो बहुत ही पावरफुल है आप लोगों के लिए, कई मरतबा एग्जाम में पूछा हुआ है। 2020 2022 में यह क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है। तो चलिए, वियना कांग्रेस जो हुआ था, यानी कि वियना कांग्रेस का मतलब सम्मेलन जो हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। ठीक, याद रखिएगा, वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। ये 35 नंबर का क्वेश्चन है। जर्मनी की एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मैजनी, गैरीबाल्डी, लेनिन या फिर बिस्मार्क? दोस्तों यह क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा हुआ है। तो आपको बता दें, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार जो था वह बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 36 नंबर का क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? बिस्मार्क, लेनिन, काबूर या फिर गैरीबाल्डी? तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि इटली के एकीकरण में, जर्मनी का नहीं, इटली का एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं था? तो बिस्मार्क का, या फिर मैजनी का, या फिर काबूर का, या फिर किसका? गैरीबाल्डी का। ठीक, तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, यह जो किसका योगदान नहीं था इटली के एकीकरण में, तो बिस्मार्क का नहीं था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का क्वेश्चन कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? क्वेश्चन 2021 में बिल्कुल ही गजब तरीके से पूछा हुआ है। तो आपको बता दें, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का जो है शासन स्थापित हो गया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास 38 नंबर का क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? क्वेश्चन 2021 में पूछा हुआ है बिल्कुल ही शानदार तरीके से। काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी या फिर मैजनी? क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था? काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी या फिर मैजनी? तो चलिए आपको बता दें, जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायित्व जो था वह किसका था? तो बिस्मार्क का था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हम लोगों के पास। आइए 39 नंबर का क्वेश्चन है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि, या फिर पेरिस की संधि, या फिर वियना कांग्रेस की संधि, या फिर इनमें से कोई? दोस्तों इस क्वेश्चन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा हुआ है। ठीक, चलिए आपको बता दें, 1871 में जो संधि हुई थी वह कौन सी संधि हुई थी दोस्तों? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कब? 1871 ईस्वी में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 40 नंबर का क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान दिया था? मैजनी और इमैनुअल, या फिर गैरीबाल्डी, या फिर काउंट काबूर, या इनमें से सभी? तो चलिए दोस्तों, इटली के एकीकरण में जो था यह सभी ने योगदान दिया था। क्वेश्चन 2022 और 2023 इस बार भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए, हाईलाइट हो जाइए और सावधान हो जाए और शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यही है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है बिल्कुल ही गजब ढंग से। ठीक, आप लोग भी गजब ढंग से इसको तैयारी कीजिए, इस क्वेश्चन को, यह इतने सारे क्वेश्चन को, सब विषय का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ठीक, यह सब चीज लेके आऊंगा मैं, घबराना नहीं है। एक एक विषय को लेके आऊंगा और खतरनाक तरीके से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताऊंगा सब चैप्टर का। ठीक ना? तो बताइए, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो चलिए आपको बता दें, रॉबर्ट ओवन जो था ब्रिटेन के निवासी था। कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का निवासी था। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत हो आंसर ढूंढने में तो घबराना नहीं है, यहाँ पे उत्तरानी दिया हुआ है, यानी कि उत्तर दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे देखिए सब क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही शानदार तरीके से दिया हुआ है, इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है। इसलिए सतर्क होकर, सावधान होकर पढ़ाई को जारी रखने है और किसी भी कारणवश जो है अपने पढ़ाई को बाधित नहीं करना है। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो इस वीडियो को जमकर लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आज की क्लास को जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।